हेलो एवरीवन। आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के बारे में, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। द टाइटल इज़ पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारा सारा जो वीडियो होगा, सारा जो लेक्चर होगा, वो कंसेप्ट बेस्ड होगा, फुली कंसेप्चुअल बेस्ड, जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट समझ आएगा, डेप्थ इस डिजीज़ की समझ आएगी कि एक्चुअली में डिजीज़ क्या है। सो पार्किंसन डिजीज़ अगर हम डिफ़ाइन करें, आपने सुना होगा, एज हमने पहले ही बोल दिया कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इट इज़ ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। इट इज़ ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। और जो पार्किंसन डिजीज़ है, जो पार्किंसंस डिजीज़ है, इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन एज रिलेटेड डिजीज़। क्या है ये सेकंड मोस्ट कॉमन एज रिलेटेड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि ये दूसरी सबसे कॉमन एज रिलेटेड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जो कि होती है एल्डरली में, यूजुअली इन द एल्डरली पेशेंट्स। बट अगर हम सेकंड मोस्ट ये है तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन सा है? इफ इट सो, इट इज़ एल्जाइमर्स डिजीज़। इट इज़ एल्जाइमर्स डिजीज़। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एल्जाइमर डिजीज़ एज रिलेटेड न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर। और सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है? पार्किंसंस डिजीज़, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। जैसे हमने पहले ही कहा, ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। लेकिन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में है, लेकिन डिजेनरेशन किस चीज़ की होती है? यूजुअली जो पार्किंसन डिजीज़ है, इसमें हॉलमार्क फीचर होता है, वो होता है डिजेनरेशन ऑफ, वो होता है डिजेनरेशन ऑफ किसका? देयर इज अ डिजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एक डिजीज़ के बारे में जो हमें पढ़ना होता है, जिसके बारे में हमें कंसेप्ट डेवलप करना होता है, वो होता है उस डिज़ीज़ की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी। एक्चुअली में वो डिज़ीज़ क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, किस चीज़ से होती है। और इस डिज़ीज़ को पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज़ समझना, जो कि है द डोपामिनर्जिक पाथवे। द डोपामिनर्जिक, द कॉर्टिकोस्ट्रिएटल पाथवे और द कॉर्टिकोथैलेमस पाथवे, वो हमें एनी हाउ इस डिजीज़ में पहले समझना चाहिए। उसके बाद हम इस डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। विदाउट दैट पार्किंसन डिजीज़ पढ़ना फजूली होगा, क्योंकि वो कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे पार्किंसन डिजीज़ हम पढ़ते हैं। और अगर हमें वो बेस कंसेप्ट ही नहीं पता तो पार्किंसन डिजीज़ हमें अच्छे से समझ ही नहीं आएगा। वी वॉन्ट अंडरस्टैंड द बेस ऑफ द पार्किंसंस डिजीज़। सो आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हमें ईजी होगा कि हम इसके सिम्टम्स, इसके कॉज, इसके ड्रग्स को हम ईजीली हम याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं, बहुत ईजी ही, बिकॉज हमें इस सबसे बेसिक मैकेनिज्म पता होगा इस डिजीज़ का। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्किंसंस डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी पे। इसी पे हमारा सारा डिस्कशन इम्पोर्टेंट रहेगा। और पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होती है? हमने इसमें कहा था देयर इज एन एबनॉर्मलिटी इन, देयर इज एबनॉर्मलिटी इन डोपामिनर्जिक पाथवेज, डोपामिनर्जिक पाथवेज। और वो पाथवेज कौन से होते हैं और क्या डिजनरेशन होती है और उससे क्या फ़र्क आता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट किस चीज़ से करेंगे? अगर हम एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाए, जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाए, इफ़ वी सी ऑन a schematic diagram, let us take this as a brain. Assume it as a brain stem. और हमारी जो इस पार्किंसन डिजीज़ के साथ रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है, जो चीज़ें हैं, वो सबसे पहले होती है देयर इज़ एन, अगर हम देखें, देयर इज़ एन, लेट अस सी, देयर इज़ एन, देयर इज़ कॉर्पस
स्ट्रेटम, ये हमें जानना होगा कि ये क्या होता है। कॉर्पस स्ट्रेटम इसमें रिलेटेड है। कॉर्पस स्ट्रेटम यूजुअली क्या होता है, ये होता है दिस इज कंपोनेंट जिसमें दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, और वो कौन से होते हैं, एक तो होता है वन इज caudate which is present here, assume this is caudate, plus it contains lentiform न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म्स को इसलिए कहते हैं बिकॉज इट एज्यूम्स एज ए शेप ऑफ लेंस, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस दो चीज़ों से बना होता है, लाइक दिस टेक एज ए लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस विच इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज putamen one is putamen and globus pallidus, ग्लोबस पैलिडस। और जो ग्लोबस पैलिडस है वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू टू कंपोनेंट्स विच इज एक्सटर्नस, विच यू से ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना एंड ग्लोबस पैलिडस इंटरना। इट इज फर्दर डिवाइड इनटू टू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो हम इसमें काम आएगा, दैट्स आवर थैलेमस। इट इज़ प्रेजेंट यूजुअली प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स। हम अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट रफ डायग्राम बना रहे हैं, इट्स नॉट टोटली करेक्ट, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम जस्ट रफली डायग्राम कर रहे हैं। ये हमारा थैलेमस है, और थैलेमस के नीचे जो हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, आल्सो हियर जो थैलेमस के नीचे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बोथ दिस एंड दिस आर नोन एज सब थैलेमस। और एक हमारा स्ट्रक्चर जो है इसमें इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज इन द मिड ब्रेन, विच इज़ प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। और ये क्या है, दिस इज नोन एज सबस्टेंशिया नाइग्रा। इसको कहते हैं हम सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में, जो कि प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन में। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, जो हमने यहाँ पे भी लिखे, इन्हीं स्ट्रक्चर को कहते हैं हम, व्हाट वी कॉल दी स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज बेसल गैंग्लिया। और अब हमें अगर कोई बताएगा कि बेसल गैंग्लिया क्या है, बिकॉज पार्किंसंस डिजीज जो सारी पैथोलॉजी उसकी रिलेटेड है, जो पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड है, वो इसी बेसल गैंग्लिया पे डिपेंड है, इसी की एबनॉर्मलिटी पे डिपेंड है। तो बेसल गैंग्लिया क्या होता है, इसमें आते हैं, इट कंटेन्स, दीज आर द स्ट्रक्चर्स, बेसल गैंग्लिया आर द स्ट्रक्चर्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे प्रेजेंट डीप in both cerebral hemispheres। कहाँ प्रेजेंट होता है, these are the structures which are present deep in the cerebral hemispheres। these structures are usually gray matter masses। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बेसल गैंग्लिया, these are very much associated with, जो यही जो बेसल गैंग्लिया है किसके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, वो होता है, दैट इज आवर मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन हमारी मूवमेंट्स के साथ ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है, आवर मोटर फंक्शन ऑफ सीएनएस, उसके साथ बेसल गैंग्लिया और उस बेसल गैंग्लिया में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ही क्लोजली रिलेट होते हैं। हम वो पूरा पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम हमारे मोटर फंक्शन के साथ रिलेट होता है वो। देखिए अब हमें देखना है, अगर हम सिंपल में देखेंगे, लेट अस एज्यूम कि जो हमारी यूजुअल मूवमेंट है, देखिए फॉर एग्जांपल लेट अस एज्यूम इट एज ए ब्रेन, जस्ट एज्यूम दिस इज द फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसमें हमारे एरियाज होते हैं, ठीक है, दिस वन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसके बाद आता है द वन इज प्री मोटर, after there is supplementary pathway, then there is primary motor pathway। और यूजुअली हमारी जो मूवमेंट होती है, यूजुअली हमारी जो प्रोसेस होती है, देखिए जो सबसे पहले होता है मूवमेंट करने के लिए, सबसे पहले मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले मूवमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात होती है देयर इज एन इनिशिएशन ऑफ थॉट। हमारे
दिमाग में ख्याल आता है, सबसे पहले हम इनिशिएशन ऑफ थॉट करते हैं कि हमें मूवमेंट करनी है, क्या करनी है, कौन सी करनी है, पहले वो ख्याल आता है। देयर इज अ फर्स्ट, देयर इज एन इनिशिएशन ऑफ थॉट। और ये जो इनिशिएशन ऑफ थॉट है, ये कहाँ पे आता है? दिस कम्स इन द प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, और ऑल्सो विच इज नोन एज प्री फ्रंटल, जो हमने अभी बनाया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लाइक हेयर, यहाँ पे हमने बनाया इन दिस एरिया देयर इज एन इनिशिएशन ऑफ द थॉट। और यूजुअली जब इनिशिएशन ऑफ थॉट होती है, फॉर इनिशिएशन ऑफ द थॉट होती है, उसके बाद क्या होता है? देयर इज एन मोटर फाइबर्स विच रन्स अलॉन्ग, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाथवे होती है, बट अभी हम जस्ट रफली हम बोल रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होते हैं, जब हमने मूवमेंट की, प्राइमरी कॉर्टेक्स से फायरिंग होती है ऑफ द न्यूरॉनल पाथवे विच कम्स, जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे से एज लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, देन इट गिव्स, इट सप्लाइज स्टिमुलेट्स मसल्स। जस्ट ब्रीफ पाथवे है ये, जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि किस तरीके से मोटर, जो हमारा मोटर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, उसकी उससे वो सप्लाई करता है, वो मूवमेंट के लिए जो इनिशिएशन होता है वो भेजता है फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन, उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन सप्लाई करते हैं मसल को, जिसकी वजह से इनिशिएशन होती है, इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट होती है, इनिशिएशन ऑफ कंट्रैक्शन होती है हमारी मसल्स की। ये तो हमने जस्ट एक, आप समझिए कि इस पॉइंट से लिया, इस पॉइंट पर रख दिया, लेकिन इसके बीच में जो होता है वो देखिए क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है। जो भी हमारी थॉट प्रोसेस होती है एक्चुअल में, हमारी जो मूवमेंट्स की, देखिए सबसे पहले अगर अगर आप देखें कहीं, फॉर एग्जांपल कहीं फील्ड से रॉ मटेरियल आता है, वो रॉ मटेरियल पहुंचता तो, दैट रॉ मटेरियल अगर हम देखेंगे कहीं से भी आता है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, रॉ मटेरियल आता है फ्रॉम फील्ड्स, वी कैन से फील्ड से रॉ मटेरियल आता है, वो एंड में पहुंचता कहाँ है? अगर वो रॉ मटेरियल का एंड पॉइंट देखिए, फॉर कंज्यूमेशन, कंज्यूम किनके पास? पीपल के पास। आता तो है, लेकिन क्यों, कैसे आता है फिर? तो रॉ फॉर्म में तो नहीं आता, इनके लिए आता यहाँ पे ही, एंड पॉइंट ही होता है, लेकिन रॉ फॉर्म में नहीं आता है, क्योंकि इस दरमियान इसकी रिफाइनमेंट होती है। ऐसी ही सेम, ऐसी ही एग्जैक्टली सेम द थॉट प्रोसेस से लेके इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट तक सारा कुछ, देयर आर कनेक्शन। सबसे पहले इसकी रिफाइनमेंट कहाँ होती है? वो रिफाइनमेंट जो होती है इस हमारी मूवमेंट्स की, हमारी मूवमेंट्स की इनिशिएशन मूवमेंट्स की रिफाइनमेंट होती है, वो होती है इसी बेसल गैंग्लिया एरिया में। उसके बाद बेसल गैंग्लिया में रिफाइनमेंट होती है, देन थैलेमस में होता है, देन इट गिव्स सप्लाई, इट गिव्स न्यूरॉन सप्लाई टू कॉर्टेक्स, और देन कॉर्टेक्स एंड में न्यूरॉनल सप्लाई भेजता है टू लोअर मोटर न्यूरॉन्स, और देयर इज एन इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट्स और कंट्रैक्शन। ये पाथवे है। लेकिन जो इसकी रिफाइनमेंट होती है, जो हमारे प्रॉपर मूवमेंट्स होते हैं, प्रॉपर कंट्रैक्शंस होती है, प्रॉपर जो हमारा बैलेंस मेंटेन होता है, वो रिफाइनमेंट होती है बेसल गैंग्लिया स्ट्रक्चर्स में ही, बेसल गैंग्लिया में ही। यही वो सर्किट है जो बेसल गैंग्लिया में जो सर्किट है, देयर आर सर्किट एंड पाथवेज, उसी में ये रिफाइनमेंट होती है, और उसी पाथवे को हमें समझना है फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज कोर, द कोर ऑफ द पार्किंसंस डिजीज। देखिए जैसे हमने देखा कि बेसल गैंग्लिया पे ही सारे कनेक्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर ऑल द स्टिमुलेटरी फाइबर्स जो कि कॉर्टेक्स से आते हैं, वो मेनली तो आपको पता है कौन से कॉर्टेक्स से आते हैं, वो आते हैं टू द बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया के किस पार्ट में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए इफ़ वी टेक दिस इज, देखिए ये इसको कहते हैं हम स्ट्राइटम, जो हमने पढ़ा हेयर, दिस वन इज प्यूटामिन, लेट अस नॉट राइट, प्यूटामिन है, दिस वन इज ग्लोबस पैलेडियस, दिस वन इज प्यूटामिन। और जो हमारी कॉर्टेक्स से, टेक दिस एज अ कॉर्टेक्स, यहाँ से बहुत सारे स्टिमुलेटरी फाइबर्स आते हैं, देयर बहुत सारे स्टिमुलेटरी फाइबर्स आते हैं, और उनमें बहुत सारे होते हैं, अभी हम वो सारे नहीं बनाएंगे, बहुत सारे मेनली स्टिमुलेटरी होते हैं,
दीज आर स्टिमुलेटरी पाथवेज। और ये पाथवेज स्टिमुलेटरी होते हैं। इनमें मेनली कौन से पाथवेज होते हैं, इनमें मेनली कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? रिमेंबर, इनमें मेनली दो टाइप के स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। वन इज कोलिनर्जिक हैविंग एसिटाइलकोलिन एंड वन इज ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स। ये होते हैं स्टिमुलेटरी, मेन टू स्टिमुलेटरी पाथवे जो स्ट्रेटम में आते हैं। और जो कहाँ से आते हैं? ये कॉर्टेक्स से आते हैं टू द स्ट्रेटम। दैट्स वाई इनको हम कहते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज कॉर्टिको स्ट्राटल न्यूरॉन्स और फाइबर्स इनको कहते हैं, जो यहाँ से आते हैं। और यहाँ पे स्ट्रेटम में प्रेजेंट होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटरी न्यूरॉन लाइक दिस। और जब ये इस इनहिबिटरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करने के बाद ये इनहिबिटरी है दैट रिलीजेस गाबा। और जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। और गाबा इनहिबिटरी क्यों है? हमें ये पता होना चाहिए, ये तो सबको पता होगा कि गाबा इनहिबिटरी है, बट वी शुड नो कि गाबा इनहिबिटरी एक्शन कैसे करता है, क्या मैकेनिज्म होता है कि गाबा को हम इनहिबिटरी एक्शन कहते हैं, क्यों इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है, वो हम इस एग्जांपल में देखते हैं। देखते हैं कि क्यों होता है गाबा इनहिबिटरी। जैसे हमने देखा था यहाँ पे, जब ये स्टिमुलेट होता है, इट इज़ द गाबा इनहिबिटरी न्यूरॉन। जब ये गाबा रिलीज करता है, इट विल फर्दर inhibit the next neuron, next pair of neuron, because GABA will inhibit the, यहाँ पे GABA रिलीज हो गया, GABA रिलीज होने के बाद जो नेक्स्ट पेयर ऑफ न्यूरॉन है वो भी इनहिबिट होगा। और देखिए कैसे होता है, जब जो GABA रिसेप्टर है, जो यहाँ पे रिसेप्टर ऑफ GABA है, रिसेप्टर ऑफ GABA, रिसेप्टर ऑफ GABA में क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड चैनल्स, क्लोराइड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। जब क्लोराइड चैनल्स जो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर पे, व्हेन दीज आर स्टिमुलेटेड, जब गाबा रिसेप्टर्स, हम कहेंगे रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, जब ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, दीज क्लोराइड चैनल्स ओपन, जिसकी वजह से देयर इज एन ह्यूज इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड into the, there is an huge influx of chloride ions। और जिसकी वजह से क्लोराइड, यूजुअली दीज आर एनायंस, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स ऑफ आयन्स, जो सेल नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल फॉर एग्जांपल थी -90 की, उसमें देयर इज एन एडिशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लोराइड एनायंस। व्हाट विल हैपन? उससे क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेल, जिसकी वजह से जो -90 मिली वोल्ट्स पे था, दैट विल गो टू -110, -120 फॉर एग्जांपल। और जिसकी वजह से देयर विल बी, जो पहले थ्रेशोल्ड था हमें डिपोलराइजेशन करने के लिए, जो पहले हमारा गोल था वो था -90, हमें उतनी ताकत की पहले चाहिए थी स्टिमुलेट करने की कि जो -90 को कम कर, थ्रेशोल्ड क्लियर कर सके। पहले में सिर्फ -90 से कम्बैट करना था इन सिंपल लैंग्वेज, लेकिन अब ये इंक्रीज़ हो गया। अब देयर विल बी इंक्रीज थ्रेशोल्ड, और इस इंक्रीज थ्रेशोल्ड की वजह से द सेल विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट, द सेल विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू डिपोलराइज। अब ये सेल देखिए, द सेल बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू डिपोलराइज, और दैट्स वाई it will take it, the cell become more difficult to depolarize, it will not be depolarized easily, ये depolarize नहीं होगी, that's why it is inhibited। ये है मेन एक्शन ऑफ द गाबा। और ये जो रिसेप्टर्स है जिनमें क्लोराइड चैनल्स, जिनमें हमने पढ़ा क्लोराइड है, these receptors are known as GABA A receptors, these are known as GABA A receptors। और भी हमारे रिसेप्टर सेकंड रिसेप्टर आता है गाबा का, वो आता है
गाबा बी रिसेप्टर्स। और वो क्या होते हैं, गाबा रिसेप्टर्स, बी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जब गाबा बी रिसेप्टर्स स्टिमुलेटेड किससे होते हैं, बाई गाबा, स्टिमुलेटेड बाई गाबा, वो क्या होते हैं इंट्रासेलुलरी, वो क्या होते हैं, दे कंटेन जी इनहिबिटरी, उनमें होता है जी इनहिबिटरी प्रोटीन, जिसकी वजह से देयर इज एन ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। आप देखिए पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए, वहाँ पे तो पढ़ा था इनफ्लक्स होगा, लेकिन पोटेशियम का क्या होगा, अगर पोटेशियम चैनल्स ओपन हुई, देयर इज एन ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इफ्लक्स और इनफ्लक्स। यू शुड नो कि पोटेशियम इज रिच कहाँ पे होता है, बहुत सारा पोटेशियम जो प्रेजेंट होता है इन सेल्स, याद रखिए कि पोटेशियम इज रिच इन सेल्स, इनसाइड सेल्स। और अगर हमने जो अंदर भरे पड़े हैं हमने उनका गेट खोल दिया, देयर विल बी इफ्लक्स, देयर बी इफ्लक्स ऑफ दैट पोटेशियम, वो बाहर निकलेगा, क्योंकि बाहर तो नहीं, वो तो सारे अंदर है, अंदर से वो बाहर जाएंगे, और जिसकी वजह से द सेल विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा, क्योंकि पोटेशियम वाज कैटायन, व्हेन कैटायन का इफ्लक्स हुआ अंदर क्या हो गया, देयर विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सेम इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू डिपोलराइज, सेम। दिस इज सेकंड मैकेनिज्म ऑफ गाबा एक्शन। कैसे गाबा एक्ट करता है, देखिए अब क्या होता है, हमने गाबा को तो एक्शन पढ़ा, अब देखिए अगर हम एक डायग्राम बनाएंगे, फिर से हम स्ट्रेटम का डायग्राम बनाएंगे, बड़ा सा बनाएंगे, लेट अस टेक दिस, अगर हम बनाएंगे फिर से, व्हाट इज इट, ब्यूटामिन, दिस इज ग्लोबस पैराडियस, एक्सटर्ना एंड इंटरना। देखिए क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि दिस वन इज, जो यहाँ पे एक रिसेप्टर ये गाबा, ये जो फाइबर है, दिस वन इज द इनहिबिटरी itself to the hair up to here। क्या होता है, इनमें कौन से आते हैं, फ्रॉम द कॉर्टेक्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, वन इज glutaminergic fiber stimulatory, another one is acetylcholine, acetylcholine stimulatory fiber। अब देखिए आप सोचिए, ये क्या थे दोनों, दीज वायर स्टिमुलेटरी, हाउ, ये भी हमने जाना है कि हाउ दे स्टिमुलेट। देखिए जो एस्टाइलकोलिन के जो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन सोडियम चैनल्स, और ग्लूटामिनर्जिक में होते हैं कैल्शियम चैनल्स। व्हेन दे स्टिमुलेट दीज, वहाँ पे क्या होता है, देयर इज एन सोडियम चैनल, यहाँ पे इसकी वजह से सोडियम चैनल की ओपनिंग होती है, और जब सोडियम चैनल की ओपनिंग हुई एंड कैल्शियम चैनल की ओपनिंग हुई, व्हाट विल हैपन, देखिए ये आपको याद रखना है, सोडियम एंड कैल्शियम इज प्रेजेंट मोर इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, आउटसाइड द सेल ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और व्हेन ये चैनल्स ओपन होंगे, दिस विल जंप इनसाइड सेल, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पूरे पोर्शन की, इनसाइड सेल, और जिसकी वजह से मोर कैटायन अंदर आए, कैटायन सेल में हो गए, जिसकी वजह से जो थ्रेशोल्ड की तरफ जाएगा, और रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल मूव टू द थ्रेशोल्ड, जिसकी वजह से इट विल डिपोलराइज। ये एक सिंपल कंसेप्ट है। और डिपोलराइज, व्हाट डज इट मीन डिपोलराइज, स्टिमुलेशन। और अब इन दो फाइबर्स ने क्या किया, इन दो फाइबर्स ने स्टिमुलेट किया इस गाबर्जिक फाइबर को, लेकिन स्टिमुलेट किसको किया, इट इज इट सेल्फ है इनहिबिटरी फाइबर। रिमेंबर दिस, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो कॉर्टेक्स से हमारे आए थे एस्टाइलकोलिन फाइबर्स एंड ग्लूटामिनिक फाइबर्स, ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स, वो एक्साइटेटरी थे, वो स्टिमुलेटरी थे, उन्होंने हमें यहाँ पे स्टिमुलेट किया, वो हमने देखा कैसे, लेकिन स्टिमुलेट किया किसको, विच द द फाइबर विच इज इट सेल्फ, जिस, अगर कोई इनहिबिटरी है, कोई खुद एक इनहिबिटरी फाइबर है, उसको कोई स्टिमुलेट करेगा, वो तो इनहिबिटरी करेगा ना, अगर कोई उसको इनहिबिट करेगा देन इट विल बिकम अपोजिट। अगर लेकिन यहाँ पे इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं इनहिबिटरी को, इट विल बी स्टिमुलेटेड, लेकिन खुद है इनहिबिटरी, व्हाट विल हैपन, ये इट विल रिलीज गाबा, लेकिन गाबा जो ये पाथवे है हेयर टू हेयर इन दिस ग्लोबा पैलेडिया
ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्नम है, इट विल रिलीज गाबा। एंड जब गाबा रिलीज होगा, द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट न्यूरॉन, यहाँ पे जब गाबा रिलीज होगा, गाबा क्या है, इनहिबिटरी, इट विल इवेंचुअली इनहिबिट दिस न्यूरॉनल फाइबर। और जो ये वाला न्यूरॉनल फाइबर है, इट इज कनेक्टेड टू द हेयर। यू मस्ट आइडेंटिफाई दिस, और थैलामस, थैलामस के साथ। और ये इसको यहाँ पे अगर ये इनहिबिट हुआ है, इट इज़ इनहिबिटेड, इट विल, अगर ये इनहिबिट ही रहा है, ये इसके साथ तो अब कुछ लेन देन ही नहीं है, इट विल बी नॉट इनहिबिटेड। एंड ये अपने जो न्यूरॉन्स है मूव टू द कॉर्टेक्स, जहाँ पे उसके बाद कॉर्टेक्स से लोअर मोटर न्यूरॉन्स में आएगी इनिशिएशन ऑफ मोमेंट्स। ये आपको समझ आना चाहिए कि क्या होता है यहाँ पे। जो ये कन्फ्यूजिंग एरिया है, ये आपको एक क्लियर कंसेप्ट में समझना होगा पहले, उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमने जो पहला पाथवे पढ़ा, यहाँ से फाइबर आए, दीज वर एस्टर कोलिन एंड ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स, दीज वर एक्साइटेटरी, दीज स्टिमुलेटेड दिस गाबर्जिक फाइबर। और जो गाबर्जिक फाइबर ऑलरेडी एक इनहिबिटरी, खुद एक इनहिबिटरी फाइबर है, और जो ग्लोबस एक्सटर्नस पे जा रहा था, ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्नल पे, जब ये इनहिबिट, जो ये स्टिमुलेट हुआ था, ये स्टिमुलेट हुआ, लेकिन ये क्या रिलीज करेगा, गाबा, बिकॉज इट इज स्टिमुलेटेड। लेकिन गाबा एक इनहिबिटरी है, गाबा ने इनहिबिट यहाँ पे किया, गाबा रिलीज हुआ, इसने इस वाले न्यूरॉन को, इस वाले फाइबर को इनहिबिट किया, बिकॉज गाबा रिलीज हुआ। और जिसकी वजह से ये यहाँ पे अगर ये इनहिबिट हुआ, यहाँ पे थैलामस में इट विल नॉट इनहिबिट, इट विल नॉट इनहिबिट द थैलामस, जिसकी वजह से थैलामस विल स्टार्ट फायरिंग टू द कॉर्टेक्स। जो भी मैसेज होगी उसकी वजह से कॉर्टेक्स अपना फिर काम करेगा, सेंड सिग्नल्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू द लोअर मोटर न्यूरॉन्स एंड इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। ये हमने पढ़ा, कहाँ से आते हैं, बेसल गैंग्लिया में जाते हैं, उसके बाद कौन से न्यूरॉन आता है, उसके बाद कौन सा फाइबर आता है, कहाँ जाते हैं, थैलामस में। और जो ये वाला पाथवे है, दिस इज नोन एज, ये दो हमें याद रखने हैं, दिस पाथवे इज नोन एज डायरेक्ट पाथवे। ये जो पाथवे है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट पाथवे। अब क्या है डायरेक्ट पाथवे, क्या हुआ अब डायरेक्ट पाथवे, डायरेक्ट पाथवे, डायरेक्ट पाथवे हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स से आए, जो हमने पढ़े थे, कोलिनर्जिक ग्लूटामिनर्जिक, कहाँ पे गए, स्ट्रेटम में गए, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम में क्या थे, देयर वेयर गाबर्जिक फाइबर्स, देयर वेयर गाबर्जिक न्यूरॉन्स या फाइबर्स। उसके बाद वो कहाँ गए, वो गए ग्लोबस पैलेडियस एक्सटर्नम में, जहाँ पर हमने देखा दूसरा स्टार्ट हो रहा था, दूसरा न्यूरॉन, दूसरा फाइबर स्टार्ट हो रहा था, और वो कहाँ जा रहा था, वाज गोइंग टू थैलामस। और जो थैलामस उसके बाद फिर कॉर्टेक्स में गया। तो ये इजीली में हम याद रखेंगे, दिस इज नोन एज द डायरेक्ट पाथ। रिमेंबर, कॉर्टेक्स, गाबर्जिक न्यूरॉन, स्ट्रेटम समझिए, उसके बाद एक्सटर्ना, उसके बाद थैलामस। अगर आप कॉर्टेक्स याद भी नहीं रखेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, विच यू हैव टू रिमेंबर दिस। कहाँ से आपको ये याद रखना है, कॉर्टेक्स, गाबर्जिक न्यूरॉन, स्ट्रेटम, ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्ना, उसके बाद थैलामस। और अगर ये डायरेक्ट पाथवे है, और सबसे पहले एक बात हमें याद रखनी है, थैलामस में तो ये कनेक्ट तो होता है, बट वी शुड रिमेंबर थैलामस के किस न्यूक्लियस में यूजुअली कौन से न्यूक्लियस में अटैच होते हैं। वी शुड रिमेंबर थैलामस के किस वाले न्यूक्लियस में, यूजुअली दे आर टू द वेंट्रो एंटीरियर एंड ventrolateral nucleus of thalamus. You should remember this. और this was the direct pathway. अब इनडायरेक्ट पाथवे क्या है फिर, ये भी हम पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होता है, अगर हम, ये तो अब ज़्यादा बनाने की बात नहीं है, इट वॉज हियर, ये हमारा था थैलामस। और जैसे कि हमने पहले वाले डायग्राम में बनाया था, थैलामस के नीचे होते सब थैलामस। और इस वाले पाथ में क्या होता है, ये आपको पता है क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, इस वाले पाथ में क्या होता है, फाइबर्स, फाइबर्स आते हैं, गाबर्जिक, ये स्टिमुलेटेड फाइबर्स आते हैं जो हमने पढ़े थे, सेम गाबर्जिक न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं,
same, it go to the globus pallidus externa, then after externa it will not go to thalamus but it will come to इस वाले एरिया में, सब थैलामस में। उसके बाद ये वापस जाएंगे टू द इंटरना, देन दे गो टू थैलामस। ये है इसकी पाथवे। सो इनडायरेक्ट पाथवे में क्या हमने सीखा? इनडायरेक्ट पाथवे में हमें याद रखना है फ्रॉम कॉर्टेक्स, उसके बाद टू द गाबर्जिक फाइबर, उसके बाद टू द गाबर्जिक फाइबर जो स्ट्रेटम में गाबर्जिक फाइबर्स या न्यूरॉन्स, उसके बाद टू द ग्लोबस पैलेडियस एक्सटर्ना, उसके बाद थैलेमस में नहीं बट सब थैलेमस में। सब थैलेमस के बाद दे मूव टू द ग्लोबस पैलेडियस इंटरना एंड देन दे मूव टू द थैलेमस। उसके बाद थैलेमस में जाते हैं और उसके बाद टू द कॉर्टेक्स, वो हमें पता ही है, लेकिन यहाँ तक हमें याद रखना है व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे और बेसल गैंग्लिया। अब फाइबर तो आपने पता है कि कौन से गाबर्जिक फाइबर आते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सब थैलेमस, जो सब थैलेमस में उसमें आते तो गाबर्जिक फाइबर्स ही है। कहाँ से? ग्लोबस पैलेडियस एक्सटर्ना। लेकिन जो निकलते हैं टू ग्लोबस पैलेडियस इंटरना, दोज आर एक्साइटेटरी विच आर ग्लूटामिनर्जिक। ये आपको याद रखना है। ग्लोबस इंटरनस पे जाता है ग्लूटामिनर्जिक एक्साइटेटरी, लेकिन इसको आता है गाबर्जिक इनहिबिटरी। और फिर यहाँ से जाते हैं गाबर्जिक फिर से टू द थैलामस। ये पाथवेज आपको कंप्लीटली याद रखने पड़ेंगे। यू शुड रिमेंबर दिस। देखिए, अब जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक सबस्टेंशिया निग्रा के बारे में आपने डिस्कस किया था, एक्चुअली सबस्टेंशिया निग्रा के बारे में अब हमारी बात आती है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की डिजनरेशन होती है, उसी में प्रॉब्लम होती है पार्किंसंस में। हमने बेसिक तो पढ़ा, बेसिक अच्छे से हमने फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी कि एक्चुअली में सर्किट्स क्या होते हैं, पाथवेज कौन से होते हैं। जो सबस्टेंशिया निग्रा है, जो कि मिड बे में प्रेजेंट होता है, ये कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है? स्ट्रेटम से। स्ट्रेटम में क्या थे? जो हमारे गाबर्जिक फाइबर्स थे, और दोनों के साथ होता है, इवन डायरेक्ट फाइबर्स के साथ और इनडायरेक्ट पाथवे के साथ भी प्रेजेंट होता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लाइक वी डिस्क्राइब, यहाँ से फाइबर आते हैं, दिस इज द स्ट्रेटम। यहाँ पर हमने बोला था थैलामस है, यहाँ पे हमने बोला था सब थैलामस है, और ये सबस्टेंशिया निग्रा प्रेजेंट होता है यहाँ पे। जस्ट एक रफ डायग्राम अपने दिमाग में बनाओ आप। और जो सबस्टेंशिया निग्रा है, देयर इज हैविंग ए स्पेशल कंपोनेंट विच इज नोन एज पार्स कंपैक्टा। क्या? पार्स कंपैक्टा। पार्स कंपैक्टा इसमें प्रेजेंट होता है। और ये पार्स कंपैक्टा जो होता है, इट रिलीजेस, अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है, ये रिलीज करता है डोपामीन। ये रिलीज करता है डोपामीन। ये रिलीज करता है डोपामीन। और ये देखिए, ये कहाँ से आते हैं? सबस्टेंशिया निग्रा से कहाँ पे आता है रिलीज? टू स्ट्रेटम। और इस पाथवे को इसलिए हम बोलते हैं नाइग्रो, रिमेंबर, स्ट्राटल पाथवे। इजीली आपको समझ आएगा क्यों, क्या कहते हैं इनको? नाइग्रो स्ट्रेटल पाथवे रिलीज करता है डोपामीन। अब वो डोपामीन कहाँ जाएगा? देखो, डोपामीन कहाँ जाएगा? डोपामीन के दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट। डोपामीन के दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज डोपामीन 1 एंड 2। डोपामीन 1 एंड 2, D1 एंड D2। अगर हम प्रिसाइसली देखेंगे, D1 और D2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छे से आप समझिए। D1 और D2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे से डोपामाइन रिलीज होता है। उनके रिसेप्टर, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होगा, जाना तो कहीं पे है ना, उसके रिसेप्टर होने चाहिए। और वो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? हम देखिए, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं, वहाँ पे डोपामाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम
वो डायग्राम बड़ी बनाएंगे आप। देखिए, लेट अस टेक इट, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक स्ट्रैटम है, ये आप स्ट्रैटम की बात करिए, वही जो हम पढ़ रहे थे। ये एक फाइबर है टू दिस अप टू दिस, ये आप याद रखिए, दिस वन इज ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नल डायरेक्ट पाथवे, आप याद रखिए। उसके बाद और एक फाइबर लीजिए जो कि डायरेक्ट पाथवे था, वो कहाँ पे जाता था? थैलामस में, राइट, वो जाता था थैलामस में। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दिस वन कंटेन्स D1 रिसेप्टर। और रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, कंटिन्यू हमने तो स्ट्रेटम के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है देयर आर टू स्टिमुलेटरी एक्साइटेटरी फाइबर्स, वो हमने याद रखना है। वन इज एस्टर कोलिन कोलिनर्जिक एंड ग्लूटामिनर्जिक, दे आर देयर प्रेजेंट, जो कि स्टिमुलेटरी होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और लेकिन यहाँ पे डोपामिन के लिए D1 रिसेप्टर इस पे प्रेजेंट होता है। और इस D1 रिसेप्टर्स पे जो होता है, जो D1 रिसेप्टर्स होता है, इट इज़ कपल्ड विद, ये वाला जो कपल होता है किसके साथ, किस रिसेप्टर के साथ कपल्ड होता है? दिस वन इज कपल्ड विद, दिस वन इज कपल्ड विद जी स्टिमुलेटरी। किसके साथ? जो D1 रिसेप्टर है हमारा, जो D1 रिसेप्टर है हमारा, इट इज़ कपल्ड विद, इट इज़ कपल्ड विद जी स्टिमुलेटरी, जी स्टिमुलेटरी के साथ। अब जब हमारे यहाँ पे सबस्टेंशिया निग्रा, आप याद रखो सबस्टेंशिया निग्रा है, जस्ट ब्रीफ। देखिए ये तो D1 रिसेप्टर जो यहाँ पे डोपामीन है, सारा डोपामीन जी स्टिमुलेटरी है। अब अगर D1 रिसेप्टर के वो कपल है जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर के साथ, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इट विल स्टिमुलेट। जो ये डायरेक्ट पाथवे है, ये वाली तो डायरेक्ट पाथवे है, वहाँ पे स्टिमुलेटरी स्टिमुलेट करता है, क्योंकि इट कंटेन्स जी स्टिमुलेटरी न्यूरॉन, और इसकी वजह से इसने इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दिया। लेकिन ये न्यूरॉन थी क्या? रिमेंबर फिर से, ये थी खुद, इट वॉज इट सेल्फ इट वॉज इनहिबिटरी, लेकिन स्टिमुलेट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ये रिलीज करेगी, इट रिलीज है गाबा, यहाँ से इट रिलीज है लॉट ऑफ गाबा, जिसकी वजह से ये वाला नेक्स्ट वाला जो न्यूरॉन है, इट विल बी इनहिबिटेड। यहाँ पे ये वाला इनहिबिटेड हो गया, जिसकी वजह से इस हमारे प्यारे से फ्रेंड को, जो कि थैलामस है, ये इनहिबिट हो गया। इसने इसको बोला भाई आप, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इनहिबिट हूँ, तो ये अपना काम करेगा, इट विल नॉट बी इनहिबिटेड, नॉट इनहिबिटेड। ये हम कर रहे हैं डायरेक्ट पाथवे की बात, नॉट इनहिबिटेड, एंड इट विल स्टिमुलेट, इट विल सेंड फाइबर्स टू द कॉर्टेक्स, और इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट होती है उसकी वजह से इजीली। ऐसे ही ये तो डायरेक्ट पाथवे की थी। अब देखिए और भी फाइबर आते हैं, हमने कहा कि दोनों के साथ जुड़ा होता है, दिस वाज डायरेक्ट। अब आता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में भी एक फाइबर होता है, दिस वन इनडायरेक्ट पाथवे के लिए, इसमें होता है D2 एज वी डिस्कस्ड, D2 रिसेप्टर होता है। और D2 रिसेप्टर जो होता है, रिमेंबर इट वाज विद G स्टिमुलेटरी, इट इज़ विद G इनहिबिटरी, यू शुड रिमेंबर दिस। अब देखिए लेकिन क्या होता है, पहले हम बनाएंगे, ये वाला एक फाइबर था, ये फाइबर था यहाँ पे, अगर हम ये मिटाएंगे, ये वाला फाइबर था यहाँ पे, ये भी ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्नल पे जाता था, बट दिस वन इज इनडायरेक्ट पाथवे, यू शुड रिमेंबर दिस। लेकिन ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्नल से ये कहाँ आता था? टुवर्ड्स द सबथैलेमस, सबथैलेमस के बाद ये जाता था इंटरनल पे, और जो ये फाइबर थे, और उसके बाद इट विल गो टू द थैलामस। और देखिए अगर आप यहाँ पे अब T2 रिसेप्टर्स यहाँ पे स्टिमुलेट हो गए, लेकिन वो कपल किसके साथ है? जी इनहिबिटरी, इनहिबिटरी हुआ, इनहिबिटरी पोर्शन, याद रिमेंबर दिस, इट इनहिबिटर्स द गाबर्जिक फाइबर, गाबर्जिक फाइबर अगर इनहिबिट हुआ, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे तो स्टिमुलेट हुआ था जिसकी वजह से गाबा रिलीज हुआ था, यहाँ पे इनिट हुआ जिसकी वजह से नो गाबा रिलीज। और अगर गाबा यहाँ पे रिलीज नहीं होगा, जो ये गाबर्जिक फाइबर है, ये तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम ओवर स्टिमुलेटेड, क्योंकि इसको इसने इनहिबिट नहीं किया, तो ये वाला बिकम ओवर स्टिमुलेट, ये वाला एक्टिव बन जाएगा, जिसकी वजह से ये तो इनहिबिट हो गया, उसकी वजह से इसने इस एक्साइटेटरी वाले को इनहिबिट कर दिया, और जिस
एक्साइटेटरी यहाँ पे जो ग्लूटामिनर्जिक था ये तो यहाँ पे इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से ये गाबा यहाँ पे एक्टिव होगा। क्या हुआ, इसने एक्साइटेटरी वाले को इनहिबिट किया, जिसने इसको इनहिबिट किया है, क्योंकि इसने इसको स्टिमुलेट ही नहीं किया। दैट्स वाई यहाँ पे इनहिबिटरी एंड इट विल इनहिबिट दिस न्यूरॉन फाइबर, जिसकी वजह से यहाँ पे गाबा रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से थैलेमस विल नॉट बी इनहिबिटेड सेम एंड इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग टू इनिशिएट द मूवमेंट। और ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो ये फाइबर्स आते हैं इनको बैलेंस करता है, बिकॉज दीज आर स्टिमुलेटरी, ये स्टिमुलेटरी होते हैं कंप्लीटली, और ये बैलेंस करता है द डोपामिनर्जिक will balance this. That's why we should maintain, our body maintains dopaminergic stimulation with acetylcholine stimulation. This balance should be maintained for proper functioning, proper function, because this one is contained with the posture and posture tone of the muscles. This one is contained initiation of movements, कोऑर्डिनेशन, और जिसकी वजह से हमें ये बैलेंस मेंटेन करना है। और इस बैलेंस में अगर गड़बड़ आ गई देन देयर विल बी द पार्किंसनिज्म डिसऑर्डर, पार्किंसंस काज। अब देखिए हियर, यहाँ पे हमने देखा बैलेंस मेंटेन करनी है, बट अब अगर मेन में देखेंगे व्हाट पार्किंसन डिजीज हमने पढ़ा था, देयर इज एन डिजेनरेशन ऑफ नाइग्रोस्ट्रेटल डोपा पाथवे न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तो इनहिबिट हो गया, आपने तो पूरा इसका सिस्टम पढ़ा है, जिसकी वजह से डोपा तो बिल्कुल नहीं होगा, जिसकी वजह से वो इनहिबिट ही नहीं होंगे जो हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से देयर इज एन इंक्रीज्ड गाबा, क्योंकि डोपामिनर्जिक को इनहिबिट कर रहा था, प्रॉपर थैलेमस को इनहिबिट होने नहीं दे रहा था। हमने देखा था कि थैलेमस इनहिबिट ही नहीं हो रहा था ड्यू टू डोपामिनर्जिक, जिसकी वजह से अगर अब डोपामिनर्जिक ही डिस्ट्रॉय हो गया, डिजनरेट वो पाथवे हो गया, जिसकी वजह से इंक्रीज गाबा हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर इज एन इंक्रीज्ड इनहिबिशन ऑफ थैलेमस, जो हमने पढ़ा था, क्योंकि वो डोपामिन से रोक रहा था। जब इंक्रीज थैलेमस ऑफ इंक्रीज इनहिबिशन ऑफ थैलेमस होगा, कहाँ से वो मूवमेंट होगा, देयर विल बी no initiation of movements, no proper initiation of movements। देखिए जो वहाँ पे इनहिबिट हो रहा है, it will take a lot of power to do some basic movements as well. Remember this, even patients can even not give or produce any expression on the face as well। उतनी भी उनमें ताकत नहीं होती है कि वो पता होता है क्या मूवमेंट करना है, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाती, सो दैट इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू इनिशिएट ए सिंगल मूवमेंट। एक छोटी सी मूवमेंट करने के लिए भी उनको बहुत टाइम लगता है, बहुत पावर की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई एक्सप्रेशन लेस फेस we usually call serpentine expression, serpentine look, ऐसे होता है। इवन अगर हम देखें डोपामिनर्जिक हो गया, लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम आती है, बिकॉज अगर एक बैलेंस होती है, देयर विल बी डोपामिनर्जिक एंड एसिटाइलकोलिन, जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन आती थी वो बैलेंस पे थे, लेकिन अगर ये कम हो गया इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। और अगर इंक्रीज कोलिनर्जिक आ गया, आपको तो ये पता होगा, इंक्रीज कोलिनर्जिक एक्टिविटी आ गई, वो ओवर स्टिमुलेट हो जाएगी पाथवे, बिकॉज उसको मेंटेन और इनहिबिट और अपोज करने के लिए कोई पाथवे नहीं है अब, इट विल ओवर स्टिमुलेट द पाथवे, क्योंकि ये पाथवे किसके साथ कनेक्ट होता है, विच इज कंसर्न विद मेनली टोन, पोस्चर ऑफ द बॉडी, ऑफ द मसल्स। इसकी वजह से अगर ये ओवर स्टिमुलेट हो गया, देयर विल बी इंक्रीज टोन, और जिसकी वजह से हम देखते हैं दे आर यूजुअली कम विद रिजिडिटी ऑफ मसल्स, इवन ट्रिमर्स। दैट्स वाई ट्रिमर्स, अगर हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स, अगर हम पार्किंसन डिजीज की क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, वो किसके साथ आते हैं, दे कम विद रेस्ट ट्रिमर, दे कम विद रिजिडिटी, पेशेंट इज नोन एज स्टिफनेस अगर हम बोलेंगे।
Even dopaminergic problem say they can be bradykinesia or even akinesia, hypokinesia. They can come with gait abnormalities, gait disturbances. They can come with, अगर हम posture से हमने बोला cholinergic है concerned, they can come with postural instability. These are some of the cardinal features जिसके साथ पेशेंट हमें प्रेजेंट होता है, जिसके साथ जो सिम्टम लेके पेशेंट आता है, जो हम फाइंड करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ. इवन एडिशनल फीचर्स भी आते हैं. ये तो कार्डिनल फीचर्स है. देयर कैन बी एडिशनल क्लिनिकल फीचर्स आल्सो. वो कौन कौन से आते हैं? दे कैन बी स्पीच डिफ़िकल्टी आएगा. देयर कैन बी स्वेलविंग डिफ़िकल्टी, क्योंकि वहाँ पे भी मसल्स जो तो यूज़ होते हैं. एंड अगर मसल्स की प्रॉपर एक्शन नहीं होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, देयर कैन बी एकाइनेसिया, वहाँ पे कंट्रैक्शन नहीं होती प्रॉपर. इवन देयर कैन बी इंक्रीज टोन होता है, या एकाइनेसिया होता है, डिस्काइनेसिया होता है. वहाँ पे तो स्वेलिंग में भी डिफ़िकल्टी आएगी, स्पीच में भी डिफ़िकल्टी आएगी. देयर कैन बी ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस. देयर कैन बी सीरीज ऑफ non-motor features also, abnormalities which includes, वहाँ पे सेंसरी भी आ सकते हैं कभी कभार, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस. इवन देयर कैन बी मूड डिसऑर्डर्स. ये एक एडिशनल फीचर्स आते हैं जो पेशेंट में हम फाइंड करते हैं. इवन देयर कैन बी स्लीप डिस्टर्बेंसेस. देयर कैन बी डिमेंशिया. देयर कैन बी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. ये सारे जो हम पेशेंट में क्लिनिकल फीचर्स आते हैं पेशेंट के, जो पेशेंट में यूजुअली हम फाइंड करते हैं विद द फिजिकल एग्जामिनेशन. और यूजुअली पार्किंसन डिजीज़ की इटियोलॉजी क्या बताई गई है? वी शुड रिमेंबर, इटियोलॉजी से पहले वी शुड आल्सो नो दैट देयर इज़ अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट इज़ बिकॉज कोई जो स्पॉन्टेनियस कंट्रैक्शंस होते हैं, टोन्स होते हैं, उनको इनहिबिट करने के लिए नहीं होता है. देयर कम्स ओवर कंपनसेटरी, इट विल कैन काज कोरिया, even it can cause athetosis. We should remember this also. So etiology में usually, as per the latest edition of medicine, 85 to 90% are of unknown cause. 85 to 90% of the patient is, we usually don't find a cause, क्योंकि इसमें अभी we are not able to find a cause in most of the Parkinson disease patients. But some of the theories have been given that maybe there can be gene mutations present which can be associated with the Parkinson's disease. Some of gene mutations are one of the important cause that can cause, and even it is age related, as we know, greater than 50 years almost. और ये भी बताया गया है कि plus minus environmental factors can also contribute to the etiology of the Parkinson's disease. Gene varieties, for example, there can be mutations LRRK2 gene, GBA genes, etc. And even some proteins are also sometimes said that they are associated with the Parkinson's disease. Or also some have identified gene variants which are risk factors for Parkinson disease. It includes SNCA, it includes MAPT, etc. So these are some of the, because we don't usually found any proper etiology in the Parkinson disease patient. देखिए अगर हम, ये तो होगा ये diagnosis. Usually there is no proper tool to diagnose, no proper or tool to diagnose. We usually diagnose on the basis of clinical features. We usually diagnose on the basis of physical examination. जो हमने symptoms देखे, abnormality in gait, difficulty in swallowing, jerky movement, chorea, athetosis, etc. We can find. Even sometimes we are able to do PET or SPECT scans
to find the degeneration of those pathways in some cases. और as we have understand कि प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी क्या है, प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है डिजीज़ का, हमने देखा कि जो मेन इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो किस चीज़ से आते हैं. वन इज़ डिक्रीज डोपा, another one is increase cholinergic. That's why our proper main treatment depends on these factors. देखो आप इजीली समझ आएगा क्या होता है. हम वो ड्रग देते हैं जिसकी वजह से देयर कैन बी इंक्रीज डोपा, हम वो ड्रग देते हैं देयर कैन बी डिक्रीज cholinergic activities. That's why we usually take dopa receptor agonists. We go with the anticholinesterases. For example, one of the most important drug in for example इसमें कौन से आते हैं, we can go for bromocriptine, even pramiprazole, etc. And anticholinesterase, there can we use piperidine, benztropine, etc. And one important drug we should remember which is used in Parkinson disease patient is levodopa. It will be further discuss कर सकते हैं हम फार्माकोलॉजी में in detail. Even we can use COMT inhibitors like tolcapone and entacapone. Even we use sometimes MAO inhibitors, for example selegiline, etc. These are some of the basic modalities, basic pharmacological therapies we use in Parkinson disease. I hope आपको ये पूरा concept समझ आया होगा regarding Parkinson disease. And if you have any doubts, you can ask in the comment section. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से. Thank you very much. I hope to see you in the next video.